हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का एक प्यारा सा चैप्टर ग्रेविटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेविटेशन होता क्या है, कहाँ से आया है, किसकी वजह से आया है। तो न्यूटन का तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने स्टोरी सुना होगा। तो ये आया कहाँ से, पहले मैं उसकी थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूँ कैसे आया था। एक बार क्या हुआ था, न्यूटन, आप लोग सब लोग जानते होंगे न्यूटन को, सर आइजैक न्यूटन। वो एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे। ठीक है, तो क्या हुआ था, न्यूटन एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे। तो हुआ क्या, एप्पल उनके सामने से जस्ट गिरा। न्यूटन बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, तो एप्पल जस्ट उनके सामने से गिरा। जब एप्पल गिरा तो उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि इनिशियली जब एप्पल गिरा, मतलब जब एप्पल जो है, जब वो ट्री पर था, जब एप्पल ट्री पर था, मतलब जब वो टूटा नहीं था, तो उसका जो स्टेट था वो तो रेस्ट का था। मतलब जब पेड़ पर एप्पल रुका हुआ था, अभी गिरा नहीं था, तो रेस्ट पर था ना, एप्पल तो वहां पर रेस्ट पर था। ठीक है, लेकिन जब एप्पल नीचे गिरा, अभी जब वो रेस्ट पर था, तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0 थी, रेस्ट पर था ना। ठीक है, लेकिन जब एप्पल नीचे गिरा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गया, समथिंग क्या होगा, कुछ वेलोसिटी आ गया इसके पास। ठीक है, अच्छा ये नीचे की तरफ गिरा, और क्या उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो एप्पल है, एप्पल का जो स्पीड है वो रेगुलरली बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से उसके पास एक एक्सेलरेशन आ गया। उसके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। तो उन्होंने सोचा कि ये जो एप्पल है, इनिशियली तो रेस्ट पर था। हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा गया है ना, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहता है। कब तक रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इनिशियली एप्पल क्या था, इनिशियली तो एप्पल तो रेस्ट पर था, तो वो नीचे गिरा, रेस्ट पर था, रेस्ट से मोशन में आया, नीचे गिरा तो रेस्ट से मोशन में आया ना, तो कोई ना कोई फोर्स तो लगा होगा, कोई ना कोई फोर्स तो लगा होगा, तभी ना इसका जो स्टेट था रेस्ट से मोशन में आया। ठीक है, न्यूटन के पहले लॉ से पता है हमको, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो एप्पल अभी रेस्ट पर था, उसके ऊपर फोर्स लगा, वो आ गया मोशन में। तो ये जो फोर्स है, उन्होंने फिर ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने क्या बताया, ये जो फोर्स है किसकी वजह से आया, ये अर्थ की वजह से आया। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया, फाइनली ये सब जो हुआ एप्पल वाली स्टोरी, उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो एप्पल था इनिशियली रेस्ट पर था, वो नीचे इसलिए गिरा क्योंकि अर्थ के पास एक कुछ ऐसा फोर्स है जो कि उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत हुई ग्रेविटेशन का। ठीक है, आया समझ में। तो ये सब पूरा ऑब्जर्व कर फिर न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने अपना एक लॉ दे दिया, इसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये क्या होता है, सिंपल सा चीज है, बताते हैं अभी। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, उन्होंने ये बताया कि इस यूनिवर्स में आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, इस यूनिवर्स में मैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट को ले लेता हूं, तो उनके बीच में हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। क्या मैं बोला, एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लो एक ये हो गया बॉल ए, एक ले लेते हैं ये बॉल बी। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि इस यूनिवर्स में अगर मैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट लूं, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब वो कैसा होगा, देखो मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का मास है m1, इस ऑब्जेक्ट का मास है m2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनके मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके डिस्टेंस के स्क्वायर का। ये किसका साइन है, 1/, लिखते हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, आप खुद इमेजिन करिए। अगर मान लीजिए मैं दो मैग्नेट लेता हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब मैं समझा रहा हूँ। अगर मैं दो मैग्नेट लेता हूँ, ये मैग्नेट है, अगर उनके बीच की दूरी कम है तो जल्दी से अट्रैक्ट कर जाएगा, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि बहुत नजदीक नजदीक है तो जल्दी से अट्रैक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर वही मैग्नेट काफी दूर है, एक मैग्नेट मान लेते हैं यहाँ पर है और एक मैग्नेट मान लेते हैं यहाँ पर है, इनका डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ R2। अगर एक काफी दूर है तो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा लेकिन बहुत कम रहेगा। यहाँ पे तो जैसे मैग्नेट यहाँ अगर कम दूरी पर रखा हुआ है तो तुरंत ही एक दूसरे की तरफ चले जाएंगे, सब अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर ये दूर रखा हुआ है तो क्या होगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, यहाँ क्या लिखा है, फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर का, सॉरी डिस्टेंस के स्क्वायर का, ये जो है डिस्टेंस है। ठीक है,
डिस्टेंस के स्क्वायर का। और किसके बीच का डिस्टेंस? दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर ये चीज जो है नीचे वाली ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा? घटेगा। जैसे अगर डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेट के बीच में तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरा चीज, अगर ये घटेगा तो ये क्या होगा? ये बढ़ेगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। ठीक, अगर हम दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें, ये दिख रहा है ना, पहला और दूसरा, दोनों को मैं कंबाइन करके लिखूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक बार दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? जो मेरा फोर्स है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा m1 m2, और डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या यहाँ पे अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये किसका साइन है? ये साइन है प्रोपोर्शनल का। और ये हालांकि सबको पता होना चाहिए कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है क्या होता है? अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वलिटी का साइन ला रहा हूं, मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाह रहा हूं, फोर्स इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, मैं क्या किया हूं? ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटाकर इक्वलिटी में कन्वर्ट कर रहा हूं तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। ये पता होना चाहिए, नहीं पता फिर भी कोई बात नहीं। एक कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल जी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फार्मूला। फोर्स क्या हो गया? जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, अब जी क्या है? जी क्योंकि कांस्टेंट है और इसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है तो इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू रही होंगी। हाँ, इसकी तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगी ना, ये तो कांस्टेंट है तो इस जी का कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहा होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है? ये जो मेरा जी का वैल्यू आता है वो होता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11। अच्छा, इसका कुछ यूनिट भी रहा होगा ना, क्योंकि जी है इसका कुछ ना कुछ, मतलब हर एक क्वांटिटी का यूनिट होता है, डायमेंशनलेस तो है नहीं, कुछ ना कुछ इसका यूनिट होगा। तो अब देखते हैं जी का यूनिट क्या होगा। ठीक है, जरा इसका यूनिट हम लोग देखते हैं, और इसका यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, यूनिट ऑफ जी, इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या होगा देखते हैं। अच्छा, जो मुझे इक्वेशन दिख रहा है, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इसको मैं काम कर रहा हूँ, जी को अकेला कर रहा हूँ, मतलब इसका अगर करूंगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये m1 m2 नीचे आ जाएगा। मतलब क्या, मैं जी को मैं लिख सकता हूँ, जी मेरा f इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 m2 लिख सकते हैं ना। कैसे हुआ? ये फोर्स यहाँ पर था, इधर गया r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया और ये दोनों m1 और m2 क्या हो गया? नीचे आ गया। ठीक है, अब बताओ फोर्स का क्या यूनिट होता है? यहाँ जी का हम लोग यूनिट निकाल रहे हैं। फोर्स का क्या यूनिट होता है? सबको पता होगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, ये हो गया न्यूटन। अच्छा, ये क्या था? ये डिस्टेंस था ना, हम लोग डिस्टेंस को किस में नापते हैं? मीटर में। एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ, केजी वो किलोमीटर सेंटीमीटर ऐसे मत बोलना, क्योंकि एसआई यूनिट की बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फोर्स का क्या हो गया? एसआई यूनिट न्यूटन हो गया। और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है? मीटर। क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है तो जो यूनिट होगा वो भी क्या मीटर का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अच्छा, ये m1 m2 क्या है? मीटर। अरे नहीं, m1 m2 तो मास था ना, तो m1 का मास मतलब ऑब्जेक्ट m1 था, उसका भी मास हम लोग क्या लेंगे? केजी में, उसको भी लेंगे। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट था उसको भी केजी में लेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा केजी इंटू केजी। ठीक है, अब जी का यूनिट कुछ हमको अच्छा सा दिख रहा है, ये क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये न्यूटन हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया, और केजी पर स्क्वायर है तो इसको हम लोग केजी -2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया जी का यूनिट। ठीक, जी का यूनिट पूछा जाता है, ध्यान रहे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, जी का वैल्यू क्या था? 6.67 इंटू 10 का पावर -11, फिर यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ये जो जी का वैल्यू निकला वो निकला कैसे? तो क्लास 11 में बताया जाएगा, अगर आप लोग क्लास 11 में देखेंगे तो वहाँ बताया जाएगा कि जी की वैल्यू कैसे निकला। हालांकि मैं ये बता देता हूँ कि ये वैल्यू दिया किसने था। ठीक है, ये वैल्यू जो दिया हुआ था 6.67 इंटू 10 का पावर -11, ये दिया गया था बाय हेनरी कैवेंडिश। याद ना इसको, कभी पूछ लेते हैं, हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। ठीक है,
तो जी समझ में आएगा। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10 का पावर -11। यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा ये जी होता क्या है, इसको देखते हैं जरा। तो जी होता क्या है जरा उसको देखते हैं। अभी मुझे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक फार्मूला मिला, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं मान लेता हूँ मेरा m1 और m2 बराबर है और किसके इक्वल है? 1 kg के इक्वल है, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो डिस्टेंस है, ये मालूम ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, ये भी 1 kg का है, ये भी 1 kg का है, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो मैं ले लेता हूँ 1 मीटर है। सब ऐसा ही ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बताओ ये क्या बन जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू ये क्या है? मास, जो कि 1 है, 1 इंटू 1 kg है। ठीक है ना, अपॉन आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, जो मेरा फोर्स आ गया वो मेरा जी के बराबर ही आ गया क्या? ठीक है, जी को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि जो मेरा जी है, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो क्या है? वो एक टाइप का फोर्स है जो किसके बीच में लगता है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट का मास 1 kg हो जाए और दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर हो जाए। समझ आएगा? जी क्या है? जी मेरा एक फोर्स ही है। ठीक है, जी मेरा एक फोर्स ही है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। और ये कब लगेगा? अगर दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है मैं 1 kg कर दूं और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको मैं कर दूं 1 मीटर, तो जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फिर उसे हम जी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब जो हमारे लिए जो यूनिवर्सल लॉ हमने पढ़ा उसका आखिर इंपॉर्टेंस क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। जैसे सबको पता होगा कि जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स और मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये जो प्लैनेट्स हैं उस सन के अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ठीक है ना, सन के अराउंड मूव करते हैं। वो क्यों मूव करते हैं? क्योंकि सन और अर्थ के बीच में क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, अच्छा मून भी तो रिवॉल्व करता है। हाँ, तो मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, अच्छा जब बारिश होता है या फिर स्नोफॉल होता है, बारिश होता है ना, तो बारिश और जब स्नोफॉल होता है वो अर्थ पर ही क्यों होता है? मतलब और जगह पर क्यों नहीं होता है? ठीक है, तो उसका भी एक रीजन सिंपल सा है कि जो बारिश होगा, जो बारिश की बूंदे हैं और जो अर्थ है उनमें एक ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये सब रीजंस हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं। पहला, जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, वो भी क्यों मूव कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही मूव कर रहे हैं। जो मून है वो अर्थ के अराउंड मूव कर रही है, वो क्यों मूव कर रही है? वहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है। और जो बारिश होती है, स्नोफॉल होता है, वो क्या होता है? वहां पर भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही लगता है। ठीक है, तो हमने जो फार्मूला पढ़ा था उसके बेस पे कुछ कोशिश कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या था? फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा बेसिक फार्मूला था ग्रेविटेशन का और ये याद होना चाहिए। तो इसके ऊपर कुछ कोशिश कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, मैं मान लेता हूँ मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड बी। ये हो गया एक ऑब्जेक्ट ए, एक ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। इन दोनों का मैं मास मान ले रहा हूँ 50 kg है, क्वेश्चन में गिवन है। ये भी 50 kg है और ये भी 50 kg ही है। ठीक है, दोनों का दोनों क्या है? 50 kg है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दे रखा है 1 मीटर दे रखा है। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत ही सिंपल है, मुझे फार्मूला पता है। पहले दिया क्या है? सबसे पहले जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल होते हैं ना, उसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। सबसे पहले ये करो, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लो। मुझे इस बॉडी का मास पता है, ठीक है, मैं इस बॉडी को मान ले रहा हूँ m1, इसका मास हो जाएगा 50 kg। ठीक, इस बॉडी को मैं मान ले रहा हूँ m2, ये बॉडी मेरा हो गया m2, इसका मास हो जाएगा 50 kg, इसका भी दे रखा है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है जो कि है r, कितना है? 1 मीटर। अब देखो, क्या मैं इन सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर फोर्स नहीं निकाल सकता? क्योंकि जी तो कांस्टेंट है, मुझे इसका वैल्यू पता है, m1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, m2 का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया है, r का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया है। अब बचा क्या? बस फॉर्मूले में सारे वैल्यू पुट कर लो। तो करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी थी? 6.67 इंटू 10 का पावर -11। ठीक है, m1 कितना है? m1 है 50, m2 कितना है? ये भी है 50, अपॉन r कितना है? 1, तो ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, फोर्स कितना होगा?
देखते हैं, ये 6.67 इंटू 10 का पावर -11 इंटू, अब देखो करना क्या हम लोग को ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 50 इंटू 50 लिखा हुआ है ना, तो एक मैं काम करता हूँ, इस 50 को क्या मैं 5 इंटू 10 लिख सकता हूँ, इस वाले 50 को, और इस वाले 50 को भी मैं 5 इंटू 10 लिख सकता हूँ। तो क्या 5 5 25 हो गया, 25, और ये क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा ना, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ 10 का पावर 2 लिख रहा हूँ। अब मैं ऐसा क्यों किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 10 का पावर -11 है और यहाँ पे 10 का पावर 2 हो गया, और हमको पता है एक्सपोनेंट से अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या कर लिया जाते हैं, पावर ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना, पता है ना, अगर बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। और अपॉन क्या है, अपॉन है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। अब सॉल्व करें थोड़ा सा, तो 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 6.67 इंटू 25 इंटू 10 का पावर, अच्छा अगर बेस सेम है ना तो ऐड करेंगे, क्या बनेगा -11 प्लस का 2, तो क्या -9 बनेगा, क्या आ गया -9 आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली 6.67 मल्टीप्लाई बाई 25, इसको सॉल्व करते हैं। इस वैल्यू को सॉल्व करने पर, कुछ वैल्यू आ रही है 166.75 और मल्टीप्लाई बाई क्या है 10 का पावर -9, ठीक है। अच्छा क्या करते हैं, एक काम करते हैं, अच्छा तो पढ़े होंगे ना हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े ही होंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं और सबको 10 के पावर में रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 1.6, एक काम करते हैं इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो 667 यहाँ पे 1.67 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म जो है वो 5 से बड़ा है, अगर 5 से बड़ा होता है उसके पहले राउंड ऑफ में क्या होता है, इसके पहले जो डिजिट होगा ना उसको 1 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 6 था, ये 7 हो गया, अब राउंड ऑफ कर लिया गया, इंटू 10 का पावर 2 प्लेस से ना 2 पावर कम हो जाएगा -7, अच्छा ये फोर्स निकला ना, फोर्स का यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन, ये आ गई। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करना क्या होता है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसको लिखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं किस फॉर्मूले में फिट आ रहा है, बस, और फिर क्या है मैथमेटिक का कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेट कर लो, आ गया आंसर। और हाँ एक बात ध्यान देना, लास्ट में यूनिट जरूर लिख देना, अगर यूनिट नहीं लिखोगे ना, अगर क्वेश्चन मान लो तुम्हारा 4 नंबर का है तो तुमको 4 में 4 तो मिलेगा नहीं, तुमको 3 नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो यूनिट का विशेष ध्यान देना, किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम फिजिक्स का सॉल्व कर रहे हो तो यूनिट जरूर लिखना, यूनिट मत भूलना।